8 o'clock. आओ हम सब मिलकर मकर संक्रांति मनाएं, तिल के लड्डू हम सब मिलकर खाएं, हर घर में खुशियां फैलाएं, पतंग हम सब बहुत खूब उड़ाएं, सब मिलकर खूब नाचे गाएं, मौज मस्ती हम खूब उड़ाएं। आओ हम सब मिलकर मकर संक्रांति मनाएं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आज का अंक सजाकर लेकर आई हूं आपके लिए मैं पुरवा राय। जी हाँ, आज बहुत सारे त्योहार हमारा पूरा देश बहुत धूमधाम से मना रहा है। कहीं पोंगल, कहीं पीहू, कहीं मकर संक्रांति, साथ ही साथ में अभी एक दिन पहले हमने लोहड़ी मनाई है। जी हाँ, उसके साथ में हम मना रहे हैं आज आर्मी डे। जी हाँ, बहुत सारे त्योहार, साथ ही साथ एक बहुत मुख्य दिन आपके साथ साझा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का दिन कितना खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक मुख्य जानकारी भी तो आपको देना है। जी हाँ, हमारा यह कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने मन में उठ रहे जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कैसे? जी हाँ, अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ फोन नंबर से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए फोन नंबर लिखना भी तो जरूरी है। तो चलिए जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 075526600049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 1800233040। और हमारे स्क्रीन पर भी हमारे नंबर से स्क्रॉल हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया जाए, और जैसे कि हमारे कार्यक्रम की रीत है, देख लिया जाए कि आज का पंचांग क्या कहता है, तिथि क्या है आज की। चलिए नजर डालते हैं। विक्रम संवत 2080, पौष माह, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी है तिथि, 15 जनवरी 2024 है तारीख, दिन है सोमवार। जी हाँ, आज मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य नारायण है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन के बाद धीरे धीरे तिल तिल करके जो गर्मी आती जाएगी, ठंड धीरे धीरे कम होती जाएगी, और हमारे जीवन में खुशियां कैसे आएंगी? जी हाँ, शुभ कार्यों की शुरुआत आज से होती है। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही हम कामना करते हैं। और जिन भी दर्शकों का आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी प्रेषित करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है, क्योंकि हर तिथि अपने अंदर एक इतिहास समाये हुए रहती है। आज के दिन जो कि 15 जनवरी पर इतिहास में क्या कुछ मुख्य घटनाएं क्या कुछ घटी थी, उन पर नजर डाल ली जाए। 1759 लंदन स्थित मोटेगुए हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1934 बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, वो काल के गाल में समा गए थे। 1949 के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। अगर बात की जाए 1998 भारत के भूतपूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी का निधन आज ही के दिन हुआ था, हमने उन्हें खो दिया था। 2010 3 घंटे से भी अधिक की अवधि वाला शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज लगा था। जी हाँ, हम सभी इसके साक्षी बन चुके हैं, हमने इसे देखा था। चलिए बात कर ली जाए जन्म दिवस की। तो आज हम किन किन का जन्म दिवस बना रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती, कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन है। साथ ही साथ भारतीय फिल्म अभिनेता और गायक नील नितिन मुकेश जी का भी आज जन्म दिवस है। हम सभी उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलिए आगे बढ़ लिया जाए और देखते हैं आज का विचार क्या है।
क्योंकि एक छोटा सा विचार हमारे जीवन को ओतप्रोत कर देता है, हमारे जीवन को नई दिशा देता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है। चलिए देखते हैं आज का विचार। कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा इस मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जी हाँ, क्या बात है। ये नशा ही अनोखा है। इस देश की सेवा करने के लिए जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर कर देते हैं, उनको दिल से सल्यूट करता है हमारा भोपाल दूरदर्शन। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का विषय क्या है। जी हाँ, बहुत खास विषय है, क्योंकि आज हम 75वां आर्मी दिवस मना रहे हैं। तो क्यों ना आपको मिलवा लिया जाए एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। साथ ही साथ अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने पुत्र को भी देश पर न्योछावर कर दिया। क्यों ना इन्हें सल्यूट किया जाए। इनके आगे नतमस्तक होता है पूरा देश। आज आपको मिलवाना चाहती हूँ आर्मी दिवस पर विशेष हमें जो सलाह देने, अपनी बात समझाने आए हैं, ये हैं रिटायर्ड कर्नल कृष्ण प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ राष्ट्रीय कथावाचक, जो कि एक हमारे पास जो एक्सपर्ट आए हुए हैं ना, ये देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं अपनी जन्मभूमि की, अपनी जान देकर, और एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो नौजवान हैं उन्हें नींद से जगाने का काम करते हैं। जी हाँ, ये हैं मकर संक्रांति का महत्व समझाने के लिए आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। दर्शकों, एक खास बात है आज के कार्यक्रम में, क्योंकि जो दो मुख्य अतिथि हमारे पास आए हुए हैं, दोनों के नाम में कृष्ण लगा है। जी हाँ, ये कृष्ण जो है हमें आज जगाने आए हैं, हमें अपनी नींद से जगाने के साथ साथ में हमें ओतप्रोत करने आए हैं अपने अपने विषय को लेकर। तो क्यों ना सबसे पहले कर्नल साहब के पास चल दिया जाए। जी कर्नल साहब, आप ये बताइए कि 15 जनवरी को ही क्यों आर्मी दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मकर संक्रांति और आर्मी डे दोनों की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने अभी बताया कि 15 जनवरी को क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसमें आपने मेंशन किया था कि 1949 में जनरल करियप्पा ने पहले भारतीय के रूप में हिंदुस्तान की सेना का कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। इसलिए इसको आर्मी डे इसीलिए मनाया जाता है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरल करियप्पा 4 साल आर्मी चीफ रहे, कमांडर इन चीफ रहे, और 1953 में वो 14 जनवरी को रिटायर हुए, और 14 जनवरी को इसीलिए वेटरन डे मनाया जाता है, यानी रिटायर्ड लोगों का डे मनाया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आम नागरिक है उसे पता ही नहीं, ये जो छोटी छोटी मुख्य बातें हैं, इनके लिए आपने जो इतनी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा। और अगर मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूँ, क्योंकि मकर संक्रांति पर तो हमने बोल लिया, लेकिन क्यों ना हमारे देश के वीर सपूतों के लिए कुछ मैं लिख कर लाई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुम वीर सपूत भारत की माता के तूफान उठा देते हो, भारत माँ की रक्षा की खातिर दिल जान लुटा देते हो। छाती इनकी है वतन हमारा, माटी इनकी है तिलक हमारा, इस माटी की खातिर तुम खुद की पहचान मिटा देते हो। तुम भारत के वीर सपूत, भारत माता के लिए तूफान उठा देते हो। तो सल्यूट है सर आपको। बहुत ही बढ़िया जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और चलिए आज आते हैं आचार्य जी के पास में, सुनते हैं उनसे कि आचार्य जी आप ये बताइए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले तो समस्त दर्शकों को, समस्त भारतवासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम। आपका प्रश्न, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती? मकर संक्रांति का यह पावन पर्व उत्साह का पर्व है। यह पावन पर्व समरसता का पावन पर्व है। इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, सूर्य देव अपने नाराज़गी को त्याग करके अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं। मकर राशि में आज सूर्य का प्रवेश होता है। आज के दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और मांगलिक कार्यों के प्रारंभ होने के साथ साथ आज कहते हैं समय समय की बात है,
समय होत बलवान, एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात। हमारे पूर्वज महापुरुष कहते आ रहे हैं कि समय तो 24 घंटा ही होता है, हाँ जी, किंतु एक समय का दिन बड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक समय की रात। आज के दिन से सूर्य की जो गति है जी, वह गति दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएगी, जी। इसलिए आज के दिन को उत्तरायणी भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज के दिन सूर्य की जो गति है वो उत्तरायण तो हो ही रही है, हाँ जी, रात्रि बड़ी होने लगी थी, ठीक दिन छोटा, छोटे हो रहे थे, अब दिन बड़ा होने लगेगा, तिल तिल रात्रि करके छोटी बढ़ेगा। तिल तिल जी, करके बड़ा होने लगेगा। जी, और मकर संक्रांति का यह पावन पर्व बहुत आनंद के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जी, और दक्षिण भारत में इसको पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में इसको लोहड़ी के रूप में, मध्य भारत में मकर संक्रांति के रूप में, अनेकानेक रूप में यह सुंदर पर्व मनाया जाता है। जी। आचार्य जी, हमारा देश सनातन देश है, सनातन धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का महत्व क्यों है, क्यों इसको इतना बड़ा त्योहार मानते हैं, हर त्योहारों से कुछ अलग विशेषता लिए हुए है, तो वो क्यों है, क्या है? मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है, सबसे पहली तो अभी मैंने आपको बताई समरसता। जी, आज के इस भौतिक युग में, चमक धमक के युग में, व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर, अपने उत्सवों को छोड़ करके जाति के ऊपर दौड़ रहा है। जी, जी, तो जाति प्रथा ना फैला करके हमारा सनातन हमें केवल और केवल एक बात सिखाता है, अगर हम सनातनी हैं, अगर हम सच्चे सनातनी हैं, तो हमारा सनातन कभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का, किसी का विरोध करने का कार्य नहीं सिखाता है। हमारा सनातन अखंड है और सनातन के जो भी त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति हैं, वह सब संस्कृति बहुत आधुनिक, बहुत अच्छे सामाजिक समरसता के तरीके से मनाई जाती है, ताकि समाज में एकता हो, हाँ जी। समाज में जन जागृति बढ़े, हम लोग एक हों और जातिवाद को छोड़ करके केवल और केवल सनातन के ऊपर पूरे भारतवर्ष में अलख जगे और हम सब एक साथ मिलकर के इन त्योहारों का आनंद ले सकें। जी। सबसे बड़ा महत्व तो मकर संक्रांति का यह है। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूछिए आप अपना प्रश्न। जी 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 जी, जी। राधे राधे पंडित राधे जी। राधे। हेलो हाँ जी, राधे आपकी राधे। आवाज आ रही है मनीष जी, पूछिए आप जी, अपना प्रश्न। मैं ये पूछ रहा था, मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म में और सब जगह मनाया जाता है, मैं सुन रहा था आपको, आप बता रहे उत्तर भारत में ऐसे मनाते हैं, तो पर इसको एक नई तरीके से किस तरीके से जो मनाया जाए, जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो वो दिखता है कि दीपावली मन रही है, मकर संक्रांति हम कैसे मनाए जो सबको दिखे कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। जी, एक भव्य रूप में पूरे देश को पता चले जी। कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। जी, भव्यता एक कैसे हिंदू धर्म आएगी? के- जी, जी एक भव्य रूप में भैया, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जी, मैं सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज का जो त्योहार है मकर संक्रांति का, इस समय पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मन रहा है। जी, इसको और भव्यता के साथ मनाने के लिए सबसे पहले तो हमारी सनातन संस्कृति को जोड़ करके त्योहार, कोई भी त्योहार, दिवाली मनाइए, मकर संक्रांति मनाइए, होली मनाइए, राम नवमी मनाइए, दशहरा मनाइए, आप सबसे पहले त्योहारों में हमारे पूर्वजों को याद करिए। ठीक। पूर्वजों का तात्पर्य आज की युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म में ही हो, आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म करती है, जी, जबकि हमारे पुराणों में वर्णन आया है, जी, रामचरितमानस में वर्णन आया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माथा। बिल्कुल। हमारे राम जी हमें आदर्श हैं, हमारे जी, राम जी हमें शिक्षा दे करके गए हैं कि हमें कोई भी त्योहार हो,
कोई भी उत्सव हो। राम से सीखना चाहिए, अपने जो माता पिता हैं उनको सबसे पहले प्रणाम करें और अपने त्योहार को धूमधाम से मनाएं। चलिए आ जाते हैं कर्नल साहब के पास में। कर्नल साहब, आप मुझे बताइए, बात से बहुत सारी हैं आर्मी की, लेकिन क्यों ना मैं थोड़ा सा पर्सनल हो जाऊं मैं। जी, जी। आप ये बताइए कि क्या आपके परिवार में कभी थे कोई कि जिनको आपने देखकर ये जो आर्मी ज्वाइन की, कभी आपको ये क्यों लगा कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूं, क्यों नौसेना, क्यों जल सेना नहीं, क्यों आर्मी? जी बताएं प्लीज। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आर्मी में मेरा कोई नज़दीकी रिश्तेदार थे, लेकिन मेरे परिवार से कोई नहीं था। जी और जो मैंने देखा, यूनिफॉर्म, एडवेंचर और ये सब चीज़ें देखने के बाद से मुझे लगा कि फ़ौज है जिसमें कि थल सेना ही है जिसको ज्वाइन करने से मेरी आगे की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, इसलिए मैंने थल सेना ज्वाइन किया। जी जी एक व्यक्ति जब एक आम नागरिक होता है, जी उसके मन में एक फैंटेसी होती है कि क्या हमारे देश के वीर जवान होंगे, कैसा उनको फील होता होगा। जब आप इतने बड़े पद पर गए, आपके मन में क्या ख्याल आता था? ये हमारे मन में जितना ख्याल नहीं आता था अपने आप, उतना ख्याल जो है हमारे साथ के लोग जो हैं वो हमें एक तरह से अपना आशीर्वाद दे करके और एक तरह से हमारा मनोबल बढ़ा के जी एक हमें इस पेडेस्टल पे ले आते थे कि हमें अपने आप में गर्व होता था। अरे गर्व कराने का श्रेय हमारी पब्लिक को जाती है। अरे वाह, जी 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 बहुत अच्छा। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला कि फील्ड मार्शल जो करियप्पा है, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। थोड़ा सा अगर उनके विषय में बताया, हमारे जो नागरिक हैं, जो दर्शक हैं, वो जानना चाहें कि कैसे थे वो, क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की। फील्ड मार्शल करियप्पा जो हैं, उनका जन्म 1899 में हुआ था और सिर्फ 50 साल की उम्र में 1949 में, यानी कि 1949 में वो 50 साल की उम्र में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे नौजवान होंगे जिन्होंने पूरे कमांडर इन चीफ का पद संभाला। वाह जी। उनके बारे में कई चीज़ें हैं कि जिस तरह से कुछ चीज़ें, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उनके बेटे एयरफोर्स में थे। अच्छा जी। और वो एयर मार्शल रिटायर हुए, वेरी गुड एयर मार्शल करियप्पा। जी 1965 की लड़ाई में एयर मार्शल करियप्पा उस टाइम स्क्वाड्रन लीडर थे। उनका हवाई जहाज़ पाकिस्तान के ऊपर शूट डाउन हो गया और उन्होंने बेल आउट किया और वो पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर बने। उस टाइम में पाकिस्तान में अयूब खान जी थे, जी जो कि राष्ट्रपति का भी पद संभाले हुए थे। करियप्पा साहब और अयूब खान दोनों एक साथ पार्टीशन से पहले कोलीग रह चुके हैं। ओहो, क्या बात है, वाह। अयूब खान ने करियप्पा साहब को फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे मेरे पास प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, आप कहें तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। जी करियप्पा साहब का जवाब था कि जितने प्रिजनर ऑफ वॉर आपके पास हैं सारे मेरे बेटे हैं और सबका ख्याल क्या रखिएगा। बात है, क्या बात। तो ये उनकी ये पर्सनैलिटी है है। देशभक्ति। जी हाँ, ये है बहुत बहुत ही गजब का। मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा ले। हमारी स्क्रीन पर भी इनका वो जो फोटो चल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। फील्ड मार्शल करियप्पा साहब, सल्यूट करता है देश पूरा इन्हें, हम भी सल्यूट करते हैं, भोपाल दूरदर्शन सल्यूट करता है। सर आप ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति चाहे कि मुझे जाना है आर्मी में, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करना चाहिए उसे? खास तौर से कोई ख़ास पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जी सिर्फ एक कॉमन आदमी जिसका एक ग्रुप में काम करने का मन करता हो, जी वो फौज में जा सकता है। जी लेकिन ज़रूरी है कि वो ग्रुप में काम कर सके, जी क्योंकि फौज अकेले काम नहीं करती नहीं है। करती, जैसे कि कंप्यूटर वाले जो हैं अकेले काम कर लेते हाँ हैं, जी, जी। वो फौज में नहीं चलता। जी, जी, फौज में हर एक चीज़ टीम वर्क है जी और टीम वर्क है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेल मिलाप में बढ़िया हो। और बाकी कोई पढ़ाई वढ़ाई कोई ख़ास इसके लिए स्पेशल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जी और जो भी जाना चाहता है उसको
थोड़ा सा गूगल कर लें, तीनों सेनाओं के लिए किस तरह से भर्ती होना है। एक साइट है, एक साइट है, उस पे जाएं, अपनी क्वालिफ़िकेशन डालें, अपना उम्र डालें, सब कुछ डालें, वो बता देगा आप किस चीज़ के लिए इस वक्त फिट है, क्या अप्लाई कर सकते हैं, और उस तरह से सीधे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो मैं चाहूँगी कि हमारे जो नौजवान हैं जो आपको सुन रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लें, आगे बढ़ें और हमारे देश की सेवा करें। चलिए आ जाते हैं आचार्य जी के पास में। आचार्य जी, ये बताइए कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या हैं हमारी मकर संक्रांति को लेकर? मकर संक्रांति को लेकर के धार्मिक मान्यताएं, हमारे धार्मिक कथाओं के अनुसार आज मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी महाराज ने, जो रघुवंश के थे, सूर्यवंश के थे, भगीरथ जी महाराज ने गंगा मैया को आज के दिन पृथ्वी पर अवतरण किया था। आज ही के दिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी। दूसरा, जो महाभारत काल के भीष्म पितामह की मुक्ति आज ही के दिन हुई थी। भगवान कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। तीसरी बात, आज के दिन भगवान सूर्य नारायण अपने नाराजगी को त्याग कर अपने पुत्र से, शनिदेव से मिलने के लिए गए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कथा आती है कि आज के दिन अगर उत्तरायण में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको मुक्त माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण के बाद अगर कोई अपनी देह को, किसी की देह छूट जाए, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के और परम धाम को भगवान श्री कृष्ण के प्रभु नारायण के चरणों में विलीन होता है। आज ही के दिन गंगा मैया अवतरित क्यों हुई? आज के दिन व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, नर्मदा जी में स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, गंगा में डुबकी लगा करके अपने दुर्विकारों को दूर करता है, अपने पापों को दूर करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कथा के अनुसार, आज के दिन किया गया दान हजारों गुना फल देने वाला होता है। व्यक्ति को आज के दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए, और स्नान करके सबसे पहले आज सूर्य देव की उपासना, एक लोटे में जल लेकर के आज तिल दान का बड़ा महत्व है संक्रांति के दिन, इसलिए आज तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। आज के दिन गुड़ तिल के लड्डू का दान भी किया जाता है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आज तिल जल में डाल करके सूर्य देव को जो भी अर्पित करता है, शनि की कुदृष्टि उसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ती है। यह धार्मिक मान्यता है। चलिए, बहुत अच्छा है। सभी लोग खूब तिल के लड्डू बनाइए, खूब खाइए और दान भी कीजिए। जी हाँ, ये बताइए कि आज के दिन हम सभी लोग पीला कलर पहनते हैं। हमारे सनातन धर्म में रंगों का बड़ा महत्व है। आज के दिन पीला क्यों पहना जाता है? पीला कलर इसलिए पहना जाता है, पीला रंग, सबसे पहला तो पीला रंग जो है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जी। पीला, पीताम्बरम, भगवान श्री कृष्ण जो पीता धारण करते हैं, पीताम्बर, पीत है वो, तो पीला कलर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान भी करता है हमें भी, और सामने वाला जो हमसे प्रभावित हो जाए हमारे सामने। पीत बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला रंग कहा जाता है। चलिए, तो आप सभी लोग पीला रंग आज जरूर पहनिएगा। हमारे पंडित जी ने भी बोल दिया, आचार्य जी का आदेश है, सनातन धर्म ने बोला है, सुबह उठिए, दान कीजिए, पीला रंग जरूर पहनिए। आज आते हैं हम अपने जो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि हर जो नौजवान है, जो देश का फौजी है, वो देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। ये भावना उसके अंदर कैसे आती है? क्या उसको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है? कैसे हर व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि हम आम नागरिकों में इतनी हिम्मत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक नॉर्मली सभी लोग कहते हैं कि देश के लिए जान न्यौछावर करना चाहते हैं। जी, ऐसा नहीं है। हम अपने देश के लिए जान न्यौछावर नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दे, और उस कोशिश में अगर हमारी जान चली जाए तो कोई बात नहीं। जी, ठीक है। तो ये सोचना कि हम जानबूझ के जान न्यौछावर करना नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो अपने देश के लिए जान न्यौछावर करे। जी, कोशिश यही रहती है, लेकिन अच्छा। उस कोशिश में खुद की जान चली जाती है। जी, और ये जो है, जो सिखलाई के दौरान नाम, नमक, निशान,
तीन चीज़ें जो फौज की होती हैं, एक होता है नाम, अपना नाम, जी परिवार का नाम, बिल्कुल। गांव का नाम, शहर का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम। जी दूसरा होता है नमक, जिसका खाया हुआ, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जी और तीसरा होता है कि हर एक फौजी के लिए एक निशान होता है हर एक यूनिट का, जिसकी इज्जत रखना उसके खून में ट्रेनिंग के दौरान इस तरह से भर दिया जाता है कि वो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी जान अगर जा भी रही है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देश के लिए वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि अपना जो कुछ बचाना है, जब डिफेंस में है तो बचाना है, उसको बचाना है, जब ऑफेंसिव में है तो आगे बढ़ के दुश्मन को मारना, ये उसके खून में एक तरह से ट्रेनिंग के दौरान भर दिया जाता है। जी, आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। दो ऐसे महान लोगों के साथ में बैठी हूँ इस त्योहार की सुबह सुबह। कुछ लाइन तो मैं भी बोल दूं कि नमन है उन वीर माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर दिए, जब भी गद्दारों ने वार किए तो उन्हीं वारों से उन्हें चीर दिए। जी हाँ, अब हम जुड़ सकते हैं अपनी एक विशेषज्ञ से। जी हाँ, हैदराबाद से हमारे साथ डॉक्टर आस्था गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। ये शिशु दंत रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्यों ना इनकी भी सलाह ले ली जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले तो देखने में अमूमन ये नहीं आता था, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उन्हें बचपन से ही दांतों की समस्या देखने को मिलती है, ये कारण क्या है? जी, जैसे कि आपने पहले अभी बोला कि पहले नहीं होता था, तो पहले की जीवन शैली बहुत डिफरेंट थी। पहले नॉर्मली हम लोग अच्छा खाते थे और इतना स्नैक्स नहीं लेते थे। जी। आजकल के बच्चों में जो जनरेशन एक डिफरेंट हो चुका है, लाइफस्टाइल बदल चुकी है, खान पान बदल चुका है। उन सबको एक एक घंटे में कुछ स्नैक्स चाहिए रहता है, जैसे कि बिस्किट लेते हैं या चॉकलेट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं। उन सब के कारण, ये बदलती जीवन शैली के कारण उन लोग में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ में जैसे हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे, रात के टाइम पे ब्रश नहीं कर रहे हैं, वही खाना हमारे दांत में जब फंसा रह जाएगा 6-7 घंटे के लिए सोते टाइम में, तो डेफिनेटली आपको कैविटीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी, आज डॉक्टर साहब हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो चलते चलते संक्षिप्त में ये बताइए कि बचाव किस प्रकार से किया जाए। जी, मैं पहले तो, अगर आप पहले ही जैसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत जैसे ही आते हैं, आपको उनकी सफाई करनी चाहिए। सुबह और रात दोनों टाइम आपको ब्रश करना कंपलसरी है। ये जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। अगर आप स्नैक्स खा भी रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि कि जो भी चॉकलेट्स या कुछ भी आपके दांत में लगा रहे खाना, वो निकल जाए पानी के साथ में। और डेफिनेटली जो बच्चे थूक सकते हैं, जो पेस्ट अंदर नहीं लेते हैं, उन लोग को फ्लोराइड पेस्ट हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, ताकि फ्लोराइड से आपके दांत मजबूत बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने इतनी वैल्यूएबल जो हमें सलाह दी है उसके लिए आपका धन्यवाद। ये थी डॉक्टर आस्था गुप्ता जी, हैदराबाद से जुड़ी हुई थी हमारे साथ में। आइए हम चलते हैं फिर से आचार्य जी के पास में, थोड़ी सी इनसे भी जानकारी ले ली जाए। डॉक्टर आचार्य जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि दान का महत्व है, दान आज ही के दिन क्यों करना चाहिए? आज के दिन दान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज के दिन दान का हजारों गुना फल व्यक्ति अपने जीवन शैली को जी रहा है। आज के युग में बहुत व्यस्तता का युग है। व्यक्ति अपने ना तो ज़्यादा परिवार को, ना माता पिता को, ना घर को, ना रिश्तेदारों को समय नहीं दे पाता है। हमारे ऋषि परंपरा के अनुसार यह सुंदर सुंदर पर्व और त्यौहार मनाए गए हैं। जी। इन त्योहारों में मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, व्यक्ति को समय नहीं है, पूरा 365 दिन वर्ष भर दौड़ता है। तो एक ऐसा पर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को जोड़ दिया है कि आज के दिन व्यक्ति 365 दिन तो भाग रहा है, ठीक है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहा है, किंतु एक दिन ऐसा पर्व भी आए कि जिस दिन हम हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति के अनुसार दान भी कर सकें। उस दिन हम तीर्थ भी कर सकें, तीर्थ स्थलों पे, नदियों में स्नान कर सकें। प्रातःकाल अपने उठने का नियम सूर्य उदय से पहले परंपरा चली आ रही है कि हमारे ऋषि मुनि सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कि प्रातः सूर्य उदय से पहले का जो स्नान हो जाए, उस स्नान का बहुत महत्व है। बड़ा उच्च कोटि का स्नान उसको कहा जाता है। और सूर्य उदय के पहले स्नान के पश्चात जी,
उसको सूर्योदय के स्नान के पश्चात में फिर दान पुण्य करने का आज का जो दिन है उस दिन को जोड़ दिया गया है। वाह, बहुत अच्छा है। कर्नल सर, आप ये बताइए कि भारतीय सेना ने स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती और हमने दुश्मनों पर विजय पाई? स्वतंत्रता के बाद से हमारी सबसे पहले लड़ाई शुरू हो गई थी तुरंत इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, जी। जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हाँ जी, पाकिस्तानी ने श्रीनगर कैप्चर करने की पूरी कोशिश की थी। जी, तो वो एक लड़ाई जो है, क्योंकि उस टाइम महाराजा हरी सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने किस साइड में जाना है इसके बारे में विचार नहीं किया था, ना उन्होंने जी। कुछ राइटिंग में दिया था। तो अक्टूबर 1947 में पहला युद्ध इंडिया का पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ, हाँ जी, 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 और उसकी वजह से ही कश्मीर अभी दो हिस्सों में है। एक जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जी, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जी, और एक हिस्सा हमारे पास है। तो वो लड़ाई सबसे पहली लड़ाई थी, अच्छा जी, और उसमें एक तरह से समझिए कि जिस तरह से, क्योंकि अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज तो था नहीं, और उस टाइम हमारे कमांडर इन चीफ भी अंग्रेज थे। अच्छा जी, जी, मिस बुचर, जनरल बुचर। जनरल जी, तो जो लड़ाई हुई उसमें पहला महावीर चक्र जो है ब्रिगेडियर उस्मान को मिला, अच्छा जी, जी, और उसी में पहला परमवीर चक्र अपने जो सोमनाथ शर्मा जी हैं हाँ जी, उनको मिला। तो वो पहली लड़ाई थी। उसके बाद से सिलसिला जारी ही रहा, एक तरह से एक छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जैसे कि हैदराबाद को 1948 में अपने साथ मिलाना था। जी, जी, तो उसमें जो है जनरल चौधरी साहब गए और उन्होंने हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद फिर हिंदुस्तान में मिलने वाला नहीं था, हाँ जी, तो एक हैदराबाद का हुआ वो 1948 में। फिर 61 में गोवा दमन दीव के लिए एक छोटी सी लड़ाई हुई, हाँ जी, जिसमें कि फ्रांस वाले और बाकी लोगों से इनको अपने उसमें मिलाए गए, हिंदुस्तान के उसमें। ठीक है, 61 में ये हुआ। फिर बड़ी लड़ाई हुई 62 में, अच्छा, जिसके बारे में सबको पता होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई करते करते एकाएक चीनियों ने हमें धोखा दिया, और अरुणाचल में काफ़ी, जिसमें कि हमारी फ़ौज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। जी, उस टाइम में किसी को उम्मीद नहीं थी जी, कि लड़ाई होगी, और उस हिसाब से तैयारी नहीं थी। जी, 62 की लड़ाई के बाद से 65 में पाकिस्तान ने एक एडवेंचर शुरू किया कि हम अभी तो कमज़ोर है इंडियन आर्मी, हाँ, हम कुछ करते हैं, जी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जी, गद्दारों को उनकी सज़ा मिली, जी, हमारे उनकी देश सज़ा ने मिली। उन्हें मुंह की, और वही नहीं, इसके बाद से एक है जो कि जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं है। 67 में चाइनीज़ ने फिर अरुणाचल में आने की कोशिश की, और उसमें उनके तकरीबन 300 लोगों को मारा गया, और वो सारे के सारे भाग गए। ये ज़्यादा चर्चा में नहीं मिलता है, लेकिन ये 1967 की एक लड़ाई है, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड वॉर था, जी, इसलिए इतना ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा। फिर अगला आता है हमारा फेमस 1971 का, जिसके अंदर आप जानती हैं कि करीब 90,000 पाकिस्तानीज़ ने सरेंडर किया, बिल्कुल, और जनरल अरोरा ने सरेंडर साइन किया। ए के नियाजी जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ में, हाँ जी, और जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे पाकिस्तान आर्मी के, उनको दैट टाइम जनरल मानेकशा, लेटर फील्ड मार्शल मानेकशा, जी, उन्होंने हुक्म दिया था कि इनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। बाद में जो कि समझौता हुआ, उसके बाद से शिमला एग्रीमेंट के बाद से उनको वापस किया गया। ठीक है, फिर ये लड़ाई का सिलसिला जो है अपना करीब 87 से 90 तक अपनी फ़ौज श्रीलंका में गई पीस कीपिंग के लिए, वहाँ भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई। फिर कारगिल वॉर एक और फेमस 1999 में, जिसमें कि पाकिस्तानीज़ ने कोशिश की कि पूरे लद्दाख को दो हिस्सों में काट दिया जाए,
बहुत तो शानदार जीत हासिल की। कारगिल में जी। बहुत शानदार जीत हासिल की। जी तो इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रही हैं। इसके अलावा जो है आपको जान के और दर्शकों को शायद इसकी जानकारी ना हो कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज़्यादा फ़ौजियों को भेजा हुआ है इन्होंने पीस कीपिंग के लिए और बाकी नॉर्मल लड़ाई के लिए। जी जी तकरीबन 2 लाख जवान उसमें हिस्सा ले चुके हैं वाह और उसमें करीब 160-170 लोगों की को शहादत भी मिली है। जी तो ये जो है सिलसिला ये चलता रहा है। और एक छोटा सा मालदीव में भी हुआ था जिसमें कि मालदीव की मदद करते रहे। अभी ये आजकल काफ़ी चर्चा में आप लोगों जी ने जी देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लड़ाइयाँ जो हैं इनको एक एक को डिस्क्राइब करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए संक्षिप्त में यही मैं बता सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही लंबी एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि हर देशवासी को कहीं ना कहीं दिल में ये है। विमल सिंह मीणा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइंस पर। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना जी। प्रश्न। जय श्री राम गुरु जी, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। विमल मीणा चिचली से। जी जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल जो भजन बन रहे हैं अपने धार्मिक बन रहे हैं, जैसे अभी एक भजन आया था कि भोले के माथे पे लगी पाइपलाइन, जी या चंद्रमा जी को उन्होंने बताया कि लगी लालटेन, तो ये सही है या गलत है? गलत है तो इसको ऐसे भजनों को बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जी जी आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। आज के युग में हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि चमक धमक का युग है। उस चमक धमक के युग में व्यक्ति ना जाने कहाँ सराबोर हुआ जा रहा है। हमारी संस्कृति को हर एक सभ्यता में, हर त्योहार में हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू देवी देवता कोई भी किसी भी विषय पर लेकर के उनके ऊपर टिप्पणी करने लगता है, उनके ऊपर कुछ भी भजन, लालटेन लगी है, ये लगी है। भगवान शिव कितने अद्वितीय देव हैं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नात् कल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगभरा भीति हस्तम प्रसन्नम। भगवान शिव तीनों त्रिलोक के स्वामी हैं। उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे हमारी संस्कृति को, हमारे देवताओं के सम्मान को ध्यान में रख करके भजनों को, गीतों को बनाना चाहिए मेरे मत के अनुसार। जी बिल्कुल सही है। 6 दिन बचे हैं अयोध्या में, इतना बड़ा काम हो रहा है। सिर्फ 6 दिन के बाद राम आएंगे, हमारे घर राम आएंगे, हम अंगना सजाएंगे। आचार्य जी ये बताइए कि कैसा हो रहा है आज मकर संक्रांति के दिन अयोध्या में, क्या चल रहा है, क्या माहौल है वहाँ? हाँ, इतना अद्भुत प्रश्न आपने पूछा कि रोंगटे खड़े होने लगे ऐसे प्रश्न से। 22 जनवरी को अभी हम नवंबर अक्टूबर में जो दिवाली मनाते हैं, हमारी हर वर्ष की दिवाली, किंतु इस बार दिवाली 22 जनवरी को मन रही है। क्योंकि 22 जनवरी को मेरे राम राजा सरकार टेंट से निकल करके और अपने मंदिर में, राजमहल में विराजने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं हाथ जोड़ करके यही आग्रह करना चाहूंगा कि समस्त देशवासी इस समय जाति प्रथा को, जातिवाद को, आजकल के लड़ाई को, झगड़े को त्याग करके एक होकर के सनातन का प्रचार करके और भगवान राम के स्थापना के इस पावन पर्व में आप सब सम्मिलित होकर के दिवाली मनाइए। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा। बहुत आनंद आ रहा है इस समय, आनंद के क्षण है पूरे भारतवर्ष में। बच्चे से लेकर के बूढ़े में, जवान में जोश और क्रांति छाई हुई है। किसको लेकर? श्री राम जी को लेकर के। भगवान श्री राम जी अपने अयोध्या लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान राम जी अयोध्या लौट करके आए। और जब भगवान राम जी अयोध्या लौट करके आए तो समस्त अयोध्या वासियों ने दिवाली के पावन पर्व को मनाया। तब से दिवाली मनने लगी। किंतु सब भारतवर्षवासियों का मैं आह्वान करता हूं और इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह यही करता हूं कि इस वर्ष की दिवाली 22 जनवरी 2024 को मन रही है। आप अपने घर में बड़े उत्साह के साथ में दिवाली मनाइए और सभी में, अपने मंदिरों में, अपने घरों में दीप जला करके, चौक बना करके, तोरण द्वार सजा करके और दिवाली का
यह पावन उत्सव भगवान राम जी के विराजने का पावन उत्सव आप सबको मनाना है। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ। जी, राम आएंगे, सभी के जीवन में राम आएंगे, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। जी हाँ, कर्नल साहब ये बताइए कि जब सेना बॉर्डर पर नहीं होती, कोई युद्ध नहीं चलता, तब सेना क्या करती है? देखिए, किसी भी आदमी को, चाहे सेना हो चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, एक ड्यूटी पे आप हमेशा अगर लगा के रखेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है। एक तो वो है। दूसरा है, सभी को बॉर्डर पे इतना टेंशन होता है, उनको भी रेस्ट चाहिए जी, तो उनको पीस टाइम में लाया जाता है। वहाँ पे इनकी सिखलाई लड़ाई के लिए जारी रहती है। जैसा कि फेमस लोग बोलते हैं कि जितना आप पीस टाइम में पसीना बहाओगे, हाँ जी। लड़ाई में उतना ही कम खून गिरेगा। तो पीस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, लड़ाई को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से ट्रेन किया जाए। जी, तो ये नहीं है कि पीस टाइम में आने के बाद से उनका कुछ सब कुछ काम ख़त्म हो गया, सिर्फ छुट्टी ही छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं है। सारा काम लड़ाई के को ध्यान में रखते हुए ही जो ट्रेनिंग होती है वो चलती रहती है। जी। जी जी, लगातार लगे रहते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि मुख्य ब्रांचेस के विषय में अगर आम नागरिक जानना चाहे, पता ही नहीं है कौन कौन सी आर्मी के मुख्य ब्रांचेस हैं, वो बताइए। आर्मी में थल सेना की ख़ास तौर से मैं बात करूंगा तो उसके अंदर से दो तरह के आर्म्स और सर्विसेज हैं। एक तो है जिसको सपोर्ट सर्विस है, जी, एक है जो मुख्य आर्म जिसको बोलते हैं, जिसमें कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ये आते हैं, और कुछ होते हैं सपोर्ट आर्म अच्छा जी, जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी लड़ाई में, सारे लड़ाई में रहते हैं, जिसमें कि आर्टिलरी आता है, यानी कि तोपखाना, एयर डिफेंस आर्टिलरी जो कि दुश्मन के हवाई जहाज़ को मारने का काम करता है, मिसाइल और उसके गन्स के माध्यम से। फिर इंजीनियर्स हैं जिनका बहुत ही ज़रूरी उनका रोल है। फिर सिग्नल्स है, या जो कम्युनिकेशन वगैरह सारे के सारे करते हैं। ठीक है। और जो सपोर्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं, उसमें जो रिपेयर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। फिर हमारे पास आर्मी सर्विस कोर है जो कि सप्लाई के बारे में देखता है। ऑर्डिनेंस कोर है जो कि हथियार, जितना असला है जी, उसके जी। बारे में सारा का सारा देखता है। जी। तो इसमें इंजीनियर्स भी हैं हमारे पास, नॉर्मल नॉन इंजीनियर्स भी हैं। इंजीनियर्स में भी हर तरह के हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स, कम्युनिकेशन के बारे में। तो हर तरह के इंजीनियर्स भी हैं, और आम नागरिक, मतलब कि जिनकी नॉर्मल पढ़ाई है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जी, जी। अगर मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत होना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कुछ समय पहले अपना वीर सपूत, जिसे कहना चाहिए सुपुत्र आपके, जो आज देश पर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, आपने कैसे उनको सिखाया था, कैसे उनको अपने देश के लिए जान न्यौछावर करना सिखाया था, कितना गर्व महसूस करते हैं अपने बेटे के बारे में, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। हर एक पिता गर्व तो ज़रूर महसूस बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। जो सिखाने की बात आप कर रही हैं, मैंने कुछ नहीं सिखाया था। मैं इसके बारे में बिल्कुल ही ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि उसका अपना जज्बा था कि एयरफोर्स में जाना है, फाइटर पायलट बनना है। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से 9वें क्लास में ही उसने डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद से वो उसी तरफ एक तरह से काम करना शुरू कर दिया जी, उसने। स्क्रीन पर ये आपके पुत्र की फोटो चल रही है। जी, हाँ। तो इन्होंने, मतलब कि एक तरह से फ्लाइंग, इनका पूरा का पूरा फ्लाइंग और फाइटर पायलट, जी, एक तरह से इनका सपना था। 9वें क्लास से ही शुरू हो गया था, बन के दिखाया, सब कुछ किया। और एक तेजस जो कि हमारा पहला हिंदुस्तानी इंडिजिनस फाइटर पायलट, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जी, उसको एक तरह से क्रैश होने जा रहा था, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको इसने बचाया। लोगों ने जबकि बोला कि आप बेल आउट कर जाओ, जी, लेकिन वो उसका कहना ये था कि एक तो मैं शहर के ऊपर हूँ, बहुत लोगों का नीचे नुकसान होगा। गजब दूसरा का ये जज्बा। है जी, कि मेरा हवाई जहाज़, वही कि मेरा हवाई जहाज़
कैसे क्रैश हो सकता है, गजब गजब और उसने लैंड करके दिखाया। जी। इसके उन्हें लिए उसको शौर्य चक्र शौर्य चक्र मिला है, उन्हें राष्ट्रपति सल्यूट है। महोदय जी। देश पूरा सल्यूट कर रहा है आज आपके देश को। आज हम जिंदा हैं, आप जैसे जो और, आप लोग हैं उन्हीं के कारण आज हम पूरे जिंदा हैं। आपको शौर्य चक्र मिला है, बहुत बहुत आपको और धन्य है आप। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना जी चाहूँगा जी कि जब ये विपिन रावत साहब के प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के जी जिसमें क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें ये लड़का एक तरह से रेस्क्यू वालों को बता रहा है कि वहाँ भी लोग पड़े हैं, जबकि 95% बर्न था। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसका छोटा भाई इंडियन नेवी में है। अच्छा, क्या जी। बात है, वाह जी, गजब है आप। वो मतलब इतने धन्य पिता हैं जिनके इतने सपूत आपने हमारे देश को दिए हैं। सरहद पर लहराता तिरंगा देखिए छाती गर्व से तनी हुई है, कर्जदार है धरती उन शहीदों की जिनकी शहादत से ये बनी हुई है, शहादत से ये बनी हुई है। जी, सल्यूट है आपको। पंडित जी, आचार्य जी, आप ये बताइए कि आपने बोला कि नदी में, तीर्थ स्थानों पर हम हिंदू, हम सनातनियों को स्नान करने का महत्व है। पहले तो हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अभय जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, जयपुर से जुड़े हुए हैं ये हमारे साथ में। जी अभय जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, ऐसा क्या किया जाए जिससे युवा पीढ़ी धर्म के प्रति जागरूक एवं और आकर्षित हो? जी अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आज के युग में युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति सजग करने के लिए सबसे पहला तो एक नियम बनाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपके निकट जो भी मंदिर हो, श्री राम मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, युवाओं को जोड़ करके, अगर हम इस बात को पूछ रहे हैं तो हमारा भी दायित्व ये बनता है कि हम हर मंगलवार को 10 मिनट का, 15 मिनट का समय निकाल कर 15 मिनट का समय निकाल करके युवाओं को एकत्रित करके मंदिर में, और 15 मिनट हनुमान चालीसा के लिए दिया जाए। जी हनुमान चालीसा पाठ करने से 2 लाभ। पहला लाभ तो हमारी सनातन संस्कृति को युवा जानेंगे, धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे और धर्म को जानेंगे भी। दूसरा, वो हमारे मंदिरों से जुड़ेंगे ताकि हमारे मंदिरों का, सनातन का और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, युवाओं को नया संदेश प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा प्रारंभ होना चाहिए मंगलवार को रात्रि में 15 मिनट का समय निकाल करके। जी, इसका बीड़ा तो हम सभी को उठाना है सबका। जी, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। हम प्रश्न कर रहे थे आपसे कि स्नान का क्या महत्व है? स्नान का महत्व यही है, आज के इस पावन पर्व के दिवस हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा में, यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगा करके अपने पापों को मुक्ति पाते हैं, पापों से। आज के दिवस एक बहुत सुंदर एक जानकारी शिव महापुराण में जो वर्णन है, मकर संक्रांति के पर्व पर अगर गंगा जी या नर्मदा जी के पावन तट पर भगवान देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले बाबा का उसी गंगा जल से, उसी नर्मदा जल से अगर अभिषेक, पूजन, अर्चन करे तो वह एक नहीं 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज के दिन गंगा, नर्मदा, यमुना में स्नान करके जी अपने दोषों से मुक्ति पा सकता है। जी जी, बहुत अच्छा है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वो थोड़े बहुत जो भी पाप किए हुए हैं ना, उनको धोने के लिए जरूर जी अपने पाप धोएं, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं भूल चूक तो हो ही जाती है। कर्नल साहब, आप ये बताइए कि महिलाओं का जो एक, अगर महिला चाहे, एक स्त्री चाहे, एक आज की नौजवान लड़की चाहे कि मैं जाऊं आर्मी में, उनके जाने का कितना महत्व है, किस प्रकार से जाना चाहिए और क्या उनकी भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये महिलाओं का आर्म फोर्सेस, मतलब कि वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तीनों में जो आना शुरू हुआ है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती हमारी सोसाइटी पे। जब हमारी सोसाइटी में एक तरह से महिलाओं को इज्जत बढ़नी शुरू हुई तो उनका फ़ौज में आना भी बहुत ज़रूरी है, उनका योगदान भी बहुत आवश्यक है।
तो इसलिए तीनों में, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों में महिलाओं का इंट्रोडक्शन हो चुका है, आती हैं महिलाएं। और हर एक ब्रांच में, अब तो तकरीबन हर एक ब्रांच में, क्योंकि जैसे जैसे सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनको और भी, जैसे कि पहली कमांडिंग ऑफिसर अभी बनी है एक महिला, जी एक नहीं 2-3 महिलाएं बन गई हैं जी। और बल्कि एक कपल तो ऐसा है कि हस्बैंड भी कमांडिंग ऑफिसर है, वाइफ भी कमांडिंग ऑफिसर है। जी तो इनका जो चयन है वो उसी तरह से होता है जैसे बाकी का है। जी। और अभी तो एनडीए में भी ये इंट्रोड्यूस हो गई हैं, अच्छा जी जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले सिर्फ लड़कों का होता था, जी। अभी लड़कियों के लिए भी एनडीए में, यानी 12th पास करके वो एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक। और वही नहीं, अभी सैनिक स्कूल भी महिलाओं के लिए खुल गया है कि जहाँ से कि शुरू से ही एक तरह से उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो फौजी ज्वाइन करना चाहेंगी। तो महिलाओं का योगदान, अभी सियाचिन में महिलाएं पहुंच गई, जी फाइटर पायलट बन गई हैं। हाँ जी। तो फिर बाकी बचा क्या? बिल्कुल। तो हर जगह उनका योगदान, और महिलाएं बहुत अच्छा एक तरह से उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। जी जी। और कंधे से हमेशा कंधा मिला वो, के चल रही जी, हैं आज कंधे से महिलाएं, कंधा मिला हर के। क्षेत्र में पुरुष के साथ में हैं। जी हाँ, हम सुनवाते हैं आपको संक्रांति पर एक भजन, तो चलिए आनंद लेते हैं इसका। सुना हमने संक्रांति पर एक गीत। चलिए आ जाते हैं फिर से अपने मुख्य मुद्दे पर, क्योंकि आज है संक्रांति। आप जो जनमानस है उनको क्या अपील करना चाहते हैं, किस प्रकार से अगले 6 दिन, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने तो अपना टाइट शेड्यूल कर लिया है, वो तो बिल्कुल जुट गए हैं तैयारी पर। तो जनमानस क्या करे, इसके लिए आप कुछ बताएं। सभी जनमानस से, भारतवर्ष के समस्त युवाओं से, समस्त सनातनियों से मेरा एक ही आग्रह है, इस समय आप अयोध्या ना जा पाएँ तो कोई बात नहीं, और जाना भी नहीं है, क्योंकि अव्यवस्था वहाँ पर ना हो, व्यवस्था बनी रहे, भगवान राम व्यवस्थित रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो। अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी कॉलोनियों में तोरण द्वार बनाकर, चौक बनाकर, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ करके, बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक जलाकर, भंडारा, हमारे सनातन धर्म में भोजन प्रसादी को भंडारा करें, खूब आनंद उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ मिलजुल करके मनाएं, आनंद के साथ में मनाएं। और हम भी इस पावन पर्व को दिवाली, दीपोत्सव के रूप में
आनंद के साथ सभी के मनाएंगे। जीवन में खुशियां आए। चलिए चलते चलते मैं कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए तो एक ही संदेश है, जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ करें। कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी कर रहा है वो देश के हित में कर रहा है। जब तक कि आप लगन और परिश्रम के साथ उस काम को निभाएंगे, ये सबसे बड़ी देश सेवा होगी। धन्यवाद जी, बहुत ही सार्थक चर्चा रही। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कर्नल जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, मकर संक्रांति आई है, खुशियों की सौगात लाई है। कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं पिहू, कहीं भोगल बिहू हमारे साथ आई है। हम रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपके साथ उपस्थित होंगे नमस्कार एमपी लेकर। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।